हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 2 की कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। बच्चों, सबसे पहले कवि का संक्षिप्त परिचय दूंगी, उसके बाद कविता का भावार्थ समझाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी करूंगी। बेटा, आपकी पुस्तक के सिलेबस के आपके जो जितना भी सिलेबस है, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो आपकी पुस्तक क्षितिज हो या कृतिका हो, सभी की वीडियोस अपलोडेड हैं इस चैनल पर। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तुत है कवि का संक्षिप्त परिचय। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए किया। वे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन करते रहे, यानी अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते रहे। अब सेवानिवृत्त होकर ये जयपुर में रहते हैं। रचनाओं के अंतर्गत इनका कविता संग्रह है एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद। ऋतुराज जी के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और अनेक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। ऋतुराज जी की कविताओं में मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं का भावात्मक वर्णन हुआ है। सामाजिक शोषण और विडंबनाओं का इनकी कविताओं में गंभीर चित्रण देखने को मिलता है। वे अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं पर पैनी नजर रखते हैं। ऋतुराज जी की भाषा में अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ाव है। कविता के भावों के अनुरूप शब्द चयन ऋतुराज जी की भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा में तत्सम तद्भव के साथ ही आंचलिक शब्दों का भी समावेश है। ऋतुराज जी की कविताएं छंद मुक्त हैं, पर कहीं कहीं तुक भी मिल जाती है। इन्होंने उपमा, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। इनकी कविताएं विशेष शब्द योजना के द्वारा दृश्यों को साकार करने में पूर्णतया समर्थ हैं। बच्चों, अब कविता का परिचय समझ लेते हैं। कविता कन्यादान में माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, जो आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। नारी की कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास, कमजोरी का व्यंग्य छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ की सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है, यानी बेटी माँ के लिए एसेट होती है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की जागृति का संदेश इस कविता के द्वारा मुखरित हुआ है। आइए बच्चों, कविता का वाचन करते हैं और इसका भावार्थ समझते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बच्चों, प्रामाणिक का अर्थ है प्रमाणों द्वारा सिद्ध, यानी बिल्कुल ठीक। कवि कहते हैं कि लड़की के विवाह के बाद कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख बहुत अधिक वास्तविक था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह उसमें अपनी लड़की के चेहरे में अपने आप को देख रही है और उसे इसीलिए जो उसने कष्ट भोगे अपने जीवन में उसकी बेटी न भोगे, इसके लिए वो उसे क्या समझाती है उसका यहाँ चित्रण हुआ है। और वह अपनी बेटी को जब कन्यादान कर रही है अपनी बेटी का, तो उसका दुख ऐसा था जैसे कि वह अपनी अंतिम पूंजी को किसी को दान में दे रही हो। जब व्यक्ति अपनी अंतिम पूंजी को दान में देता है तो बहुत निराश, दुखी हो जाता है और वो ये सोचता है कि अब उसके पास कुछ नहीं रहा, वह बिल्कुल अकेला हो गया। तो ऐसी ही सोच उस माँ की है जो अपनी बच्ची का कन्यादान कर रही है, क्योंकि वह बच्ची ही उसकी सुख दुख की साथी थी
और अब उसके चले जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। इसी कारण से अंतिम पूंजी कहती है और वह बहुत अधिक दुखी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यहाँ कवि कहते हैं कि लड़की जिसकी शादी की गई थी वो अभी दुनियादारी की उसे उतनी समझ नहीं थी। वह बहुत अधिक भोली और सरल हृदय की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, परंतु उसे दुख पढ़ना नहीं आता था, यानी कि उसे दुख की पहचान करनी नहीं आती थी। आगे कवि कहते हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि कहते हैं वह तो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयात्मक पंक्तियों को ही पढ़ पाने वाली पाठिका थी। कहने का तात्पर्य यह है कि लड़की बहुत सीधी सरल थी, उसमें बहुत सीधापन था, बहुत मासूम थी। अपने घर में उसे केवल सुख ही मिला था, इस कारण वह जीवन के संघर्षों से अनजान थी कि जीवन में, वैवाहिक जीवन में कौन कौन से संघर्ष झेलने पड़ सकते हैं, इस बात का उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसने तो अभी जीवन के अनुकूल और रागात्मक यानी प्रेम पूर्ण उसने वातावरण में ही अपना जीवन बिताया था, इसलिए सुख दुख से भरे संपूर्ण जीवन से वह पूरी तरह से अपरिचित थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का मतलब होता है बच्चों मोहित होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आगे कवि कहते हैं कि कन्यादान के समय लड़की की माँ ने उसको कहा कि तुम ससुराल में जब जाओगी तो पानी में अपने मुखड़े की जब खुद को देखोगी तो उसमें अपना मुखड़ा, तुम्हें प्रतिबिंब अपना नजर आएगा, तो उस पर रीझना मत, उस पर मोहित मत हो जाना। अपनी सुंदरता से तुम मोहित होकर उसमें खो मत जाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर वो कहती है आगे कि आग तो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। तो इस तरह से वो क्या कह रही है माँ? यहाँ पर माँ कह रही है कि स्त्री की सुंदरता और कोमलता उसे आत्म संतुष्टि तो देती है, परंतु इसी सौंदर्य की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी विशेष नियम भी लागू करता है। उसे आदर्श का नाम देते हुए नारी पर अनेक प्रतिबंध भी लगा देता है। तो इस तरह से माँ कह रही है जब तुम घर के कामकाज करोगी तो रोटियां जो होती हैं वो आग से सेकी जाती हैं, आग जलने जलाने के काम में नहीं लाई जाती है। यानी कि उस चीज का जिसका तुम प्रयोग करोगी थोड़ा समझदारी से काम लेना, उसका सही उपयोग समझना। अपनी शक्ल को देखकर पानी में अपने प्रतिबिंब को देखकर उस पर मोहित ही मत होती रह जाना। आगे देखें, वस्त्र और आभूषण, आभूषण का मतलब होता है गहने, शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ उसकी आगे कहती है कि कपड़े और गहने नारी जीवन के लिए बंधन के समान होते हैं। जिस प्रकार शब्दों के भ्रम मनुष्य को बांध लेते हैं। बच्चों, इसका मतलब ये है कि कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा, कोई कड़वी बात लोग कहते हैं लेकिन उसको इस तरह के शब्दों में मिठास सी घोलकर इस तरह से कहते हैं कि बात भी अपनी कह दी और किसी को ऐसे जल्दी से पहचान भी नहीं हो पाती कि ये वास्तव में क्या कहना चाह रहा था, कि ये मुझ पर व्यंग्य कर रहा था, कटाक्ष कर रहा था, या इसने सीधी तरह से मुझे बात कही है। इस तरह से लोग शब्दों के भ्रम में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। इसीलिए यहाँ माँ अपनी बच्ची को यही सीख दे रही है और वो उसे कहती है कि इस प्रकार लुभावने शब्दों के द्वारा तुम भ्रमित मत होना। कोई तुम्हें लुभावने बातें कहे, उसकी बातों में बह मत जाना, है ना। कोई तुम्हें भ्रमित करे तो भ्रमित मत होना।
स्त्री को इस तरह से भ्रमित करके, क्योंकि बंधन में भी लोग बांध देते हैं। सुंदर कपड़े और गहने जैसी सजावटी वस्तुएं वास्तव में स्त्री के जीवन में बंधन का ही काम करती हैं। बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि इस कविता में माँ ने अपनी बच्ची को आग का उदाहरण दिया। आग का उदाहरण उसको समझाते हुए कहती है कि आग आकर्षक होती है और उससे केवल रोटियां ही सेकी जाती हैं। वही आग यदि हमें जलाने लगे तो वो हमारे लिए हानिकारक है। इसी तरह से समझाती है बच्ची को कि सौंदर्य, सुंदरता और कोमलता स्त्री की गरिमा को महत्ता दे, उसकी गरिमा को और बढ़ाए, तभी उसकी उपयोगिता है। परंतु वही उसके लिए बंधन अगर बन जाए तो वो निरर्थक है, वो बेकार है। ऐसी सुंदरता पाकर इसलिए प्रसन्न हो जाना, है ना, मूर्खता ही है। इसलिए माँ बेटी से कहती है कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि तुम लड़की होते हुए भी लड़की जैसी मत दिखाई देना। अर्थात स्त्री सुलभ सौंदर्य कोमलता की स्वामिनी होते हुए भी तुम दुर्बल मत पड़ना, तुम दुर्बलता बिल्कुल मत दर्शाना। समाज द्वारा नारी के लिए गढ़े गए आदर्शों के अनुचित बंधन को बिल्कुल भी स्वीकार मत करना। यहाँ इस कविता में एक माँ ने अपनी बच्ची को आज की जो विसंगतियां समाज में फैली हैं, दहेज के कारण जो लड़की को दुखी किया जाता है, उसके विषय में भी उसको अप्रत्यक्ष रूप से सचेत किया है। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? हमारे विचार से माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि माँ के ऐसा कहने का ये कारण था कि एक स्त्री के नाते वह स्वयं भी, क्योंकि उन समस्याओं का सामना कर चुकी थी जो आमतौर पर हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को झेलनी पड़ती हैं, तो वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उन समस्याओं को झेले। इसलिए वह अपनी बच्ची को दुर्बल न होने की सीख देती है। वह उसे यह भी बताना चाहती है कि स्त्री पर अनेक प्रकार के बंधन लगा दिए जाते हैं, है ना, जिस कारण स्त्री अब स्वयं को असहाय, दुर्बल समझने लगती है और वह भेदभाव सहती रहती है और परतंत्रता का जीवन जीने को विवश हो जाती है। इस तरह से लड़की की माँ उसे ये समझाने का प्रयास करती है कि वह भावी जीवन में नारी सुलभ दुर्बलता अपने भीतर न पनपने दे तथा समाज के अनुचित बंधनों का प्रतिकार करे, उनका विरोध करे, उन्हें यूं ही न मानती चली जाए। प्रश्न नंबर 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क खंड, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों में समाज में नारी की अत्यंत दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में ये कहा गया है कि स्त्री की सुंदरता, कोमलता को उसकी विशेषता बताकर उसे सौंदर्य का प्रतिमान बता दिया जाता है। उसके लिए ऐसे आदर्श गढ़ दिए जाते हैं जो उसके लिए बंधन बन जाते हैं, उसके जीवन में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार उसकी सौंदर्य रूपी कांति उसके लिए लाभदायक होने के स्थान पर उसकी आकांक्षाओं को जलाने वाली सिद्ध होती है। अगला खंड, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी बहुत ही सरल हृदय की थी, भोली थी और इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। इसलिए माँ ने अपने घर में जो संघर्ष झेले थे, माँ ने अपने जीवन में जिन चुनौतियों का जीवन में सामना किया था, वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पुरुष प्रधान समाज में उन सब समस्याओं को झेले, उन चुनौतियों का सामना करें जो किसी समय उसने की थी, है ना। और इसके अतिरिक्त उसकी बेटी को उसने तथा उसके पति ने सुख ही सुख दिया था, इसलिए दुखों से वह अपरिचित थी।
इसी कारण वह उसे ये सीख देती है कि वह स्वयं को अबला न माने। माँ नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी आगे अपने भावी जीवन में पीड़ा भोगे। अगला प्रश्न, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह लड़की एकदम सीधी, सरल हृदय एवं भोली भाली है। वह बहुत ही मासूम है, उसे दुनियादारी की कुछ समझ नहीं है। वह अपने जीवन में केवल सुखों का ही अनुभव करती आई है। उसे दुखों को देखना, दुखों को अनुभव करना भी उसने नहीं सीखा। वह उनसे बिल्कुल अपरिचित है। उसने अपने घर में सभी का स्नेह, सभी का प्रेम ही पाया है और वह नहीं जानती कि उपेक्षा, घृणा जैसे दुर्गुण क्या होते हैं। वह उनसे बिल्कुल ही अनजान थी। वह एक प्रसन्न चित्त लड़की थी और उसका जीवन उल्लास और उमंग से भरा हुआ था। अगला प्रश्न, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वह ही उसके दिल के सबसे अधिक निकट थी। वह अपनी माँ के सुख दुख की साथी थी। माँ ने अपना सुख दुख अपना हर सुख दुख उससे साझा किया हुआ था। उसके जाने के बाद माँ का आंचल एकदम खाली होने वाला था। वह बिल्कुल अकेली पड़ने वाली थी और वह सोच रही थी कि अब उसका कौन साथी बनेगा। इसलिए वह उसे अंतिम पूंजी के समान लग रही थी। अंतिम प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं बेटा, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, अंडरलाइन करते जाए, नहीं तो मुख्य मुख्य शब्दों को अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो। माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहला लिखें कि तुम अपनी सुंदरता, कोमलता पर रीझना मत, मोहित मत हो जाना। स्त्री की कोमलता को उसकी कमजोरी समझकर समाज कई बार उसका उपहास उड़ाता है। उसको समझने की चेष्टा करना। और माँ ने ये भी कहा, स्त्री सुलभ सौंदर्य और कोमलता होने के बावजूद तुम अपनी दुर्बलता को किसी के समक्ष प्रकट मत करना और समाज में जिस तरह का व्यवहार किया जाए उसको समझने की चेष्टा करना। और कभी भी अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया जाए या तुम्हारे ऊपर ऐसे बंधन लाद दिए जाएं, तुम्हारे ऊपर ऐसे रोक लगा दी जाए, ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जाएं जो अनुचित हों, उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार मत करना। और इस तरह से माँ ने बेटी को ये सीख दी कि तुम एक आदर्श पत्नी बनना, परंतु निरीह बनकर मत रहना, दुर्बल बनकर मत रहना। अपनी क्षमता को पहचानना और ये समझना कि तुम्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से माँ ने अपनी बच्ची को सीख दी। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको कविता का भावार्थ, प्रश्नोत्तर आदि समझ में आ गए होंगे। बेटा, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। बेटा, आपके पुस्तक के और आपके सिलेबस के सारे चैप्टर्स पहले ही अपलोडेड हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, रस रह गए हैं, तो वो मैं बना रही हूँ, उसकी वीडियो भी तैयार हो रही है, बन जाएगी, वो भी अपलोड कर दी जाएंगे। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।